हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 17th बीपीएससी स्पेशल में बिहार हिस्ट्री सीरीज का सेट नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। शुंग राजवंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसने की थी शुंग राजवंश की स्थापना? तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य सशस्त्र बलों के तत्कालीन कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने मौर्य शासक के अंतिम राजा वृहत्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। और इनका उत्तराधिकारी कौन था? तो इनके बेटे थे पुष्यमित्र शुंग की बात हो रही है। इनके बेटे थे अग्निमित्र। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शुंग राजाओं में अंतिम देवभूति थे। उनकी हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और कण्व डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र शुंग ने शासन करने के अपने अधिकार को वैध बनाने के लिए अश्वमेध किया। धनदेव के अयोध्या शिलालेख में उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस शिलालेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है? तो आंसर क्या होगा? धनदेव के अयोध्या शिलालेख में। अगले पॉइंट पे आते हैं। मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक अग्निमित्र से संबंधित है और विदर्भ राजकुमारी मालविका और शुंग राजा अग्निमित्र के बीच प्रेम पर आधारित है। जो कालिदास ने लिखा है मालविका अग्निमित्र, ये एक संस्कृत नाटक है और विदर्भ राजकुमारी मालविका और शुंग राजा अग्निमित्र के बीच प्रेम पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पुराणों के अनुसार कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन की हत्या वालिपुच्य ने की थी, जिन्होंने आंध्र राजवंश की स्थापना की थी। कनिष्क के कुषाण सिक्के बड़ी संख्या में बक्सर से मिले हैं। इसके अलावा जो कुषाण कॉइन है और कहाँ से फाउंड हुआ है? तो वैशाली से और कुम्भरार पटना से। अब कुछ एमसीक्यू पे आते हैं। महाभाष्य लिखने वाले प्रसिद्ध व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाटलिपुत्र का कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार का सुशोभित था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अश्वघोष। पाटलिपुत्र का कौन सा बौद्ध विद्वान कनिष्क के दरबार का सुशोभित था? तो अश्वघोष ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुप्त काल में निवर्तन एक भूमि माप था और गुप्ता पीरियड में मेनली हम लोग इसमें गुप्ता पीरियड को कवर करेंगे। गुप्ता पीरियड में सबसे पहले सिल्वर कॉइन किसने इशू किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और जिसे क्या कहा जाता था? रूपक। जो सिल्वर कॉइन था गुप्ता पीरियड में, इसे क्या कहा जाता था? रूपक। और जो गोल्ड कॉइन था इसे कहा जाता था दिनार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कण्वों की शक्ति किसके द्वारा समाप्त की गई? तो आंध्राज के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके शासनकाल में यूनानियों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शुंग। किसके शासनकाल में यूनानियों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया? तो शुंग। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडो ग्रीक शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक इंडो ग्रीक थे। बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? इंडो ग्रीक सिक्के सटीक आर्थिक मूल्य के सौंदर्य संबंधी उत्कृष्टता के लघु चित्र थे। तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किसने की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शक वंश ने। प्रशासनिक व्यवस्था में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किसने की? शक वंश, और शकों को सिथियन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और देवगुप्त की उपाधि किसने धारण की थी? देवगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हुनों को हराया था? तो स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने हुनों को हराया था? स्कंदगुप्त। और अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। और इनकी शादी किससे हुई थी? तो रुद्रसेन द्वितीय से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने संस्कृत को अदालत की भाषा घोषित किया। उनके दरबार में 2 बौद्ध विद्वान असंग और वसुबंधु रहते थे, और प्रसिद्ध कवि हरिसेन उनके दरबारी कवि थे। अच्छा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस गुप्त शासक ने सीलोन के राजा मेघवर्मन को सीलोन के तीर्थयात्रियों के लिए बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी? समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तिरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? गोविंदगुप्त। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाहियान पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा? तो 3 साल तक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चीनी तीर्थयात्री फाहियान पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा? 3 साल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाद के गुप्तों में से किस शासक ने मौखड़ी राजा ईशान वर्मन को हराया? तो ईशान वर्मन को किसने हराया था? कुमारगुप्ता ने। और कुमारगुप्त। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, या कहेंगे कुमारगुप्त तृतीय भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परवर्ती गुप्तों में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से नहीं था? धन्वंतरी थे, शांकु थे, वराहमिहिर भी थे, चरक नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी यहाँ डिटेल में दिया हुआ है और पीडीएफ मैंने डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महेंद्रादित्य, महेंद्र सिम्हा, अश्वमेध महेंद्र जैसी उपाधियाँ निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा धारण की गई थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कुमारगुप्त। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिक्कों पर आमतौर पर राजा का चित्र होता था और पीछे किसी देवता या आकृति की छवि होती थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? ऋतु संहार ये भी है, मेघदूतम भी है, कुमार संभवम भी है, 10 कुमार चरित्र ये नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे किसकी रचना है? 10 कुमार चरित्र तो एक आपका एक गद्य रोमांस है जिसकी रचना दांडी ने की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल में राजा का उत्पात में हिस्सा क्या कहलाता था? तो भागा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब जो गुप्ता पीरियड में जितने भी टैक्स रूल थे,
टैक्सेशन था उसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भागा क्या होता था? कृषकों की समस्त उपज में राजा का हिस्सा, यह उपज का 1/6वां भाग था। भोगा क्या होता था? भोग का तात्पर्य उपहारों, फूलों, लकड़ियों, फलों आदि पर लगने वाले कर से है। बाली आपका क्या था? मौर्य काल में स्वैच्छिक था और राजा को दी जाती थी, लेकिन गुप्त काल में अनिवार्य हो गई। हिरण्य क्या था? यह कर नगद में अदा किया जाता था। हिरण्य का मतलब होता है सोना, तो गोल्ड टैक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हलिवाकड़ा। हलिवाकड़ा एक प्रकार का कर स्लैब था, जिसके पास हल होता था वह कर चुकाता था। क्या बोल देते इस कर को? हलिवाकड़ा। क्लिप्टा और उपक्लिप्टा, ये आपका क्या था? भूमि की बिक्री और खरीद से संबंधित कर। भट्ट क्या होता था? यह गुप्त काल के दौरान लगाया गया पुलिस कर था। प्रत्यय क्या होता था? गुप्त काल के दौरान टोल टैक्स लगाया जाता था और इसे बोलते थे प्रत्यय। उदिरंगा क्या होता था? यह एक सामाजिक सुरक्षा प्रकार का कर था। नेक्स्ट आते हैं वेदक भोग, ये आपका सिंचाई कर था। रज्जु भूमि की माप के लिए था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। विदेश नीति, गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, एक गुप्ता पीरियड की बात हो रही है। विदेश नीति संधि विग्रहिका के अधीन थी, जिन्हें बाद में महासंधि विग्रहिका के नाम से जाना गया, जो शांति और युद्ध के प्रभारी मंत्री थे। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था भूमि से, क्या कहा जाता था? तो उपारिका और उदरीना, ये याद रखना है। अगले पॉइंट पे आते हैं। गुप्त काल के दौरान उस्तपाल नामक एक अधिकारी जिले में सभी भूमि लेन देन के रिकॉर्ड बनाए रखता था, जबकि गांव का लेखाकार गांव में भूमि के रिकॉर्ड को संरक्षित करता था। महाबलाधिकृत ये होते थे कमांडर इन चीफ। विनय स्थिति संस्थापक ये शिक्षा विभाग के प्रमुख होते थे। थोड़ा अजीब सा नाम है। अगले पॉइंट पे आते हैं। साम्राज्य को प्रभागों या भुक्ति में विभाजित किया गया था। गुप्ता पीरियड में साम्राज्य को भुक्ति में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भुक्ति को एक उपरिक के प्रभार में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भुक्ति को जिलों, विषय भी बोलते हैं, विषय में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषयपति के प्रभार में रखा गया था, और विषयपति को नगर श्रेष्ठ, सार्थवा, संघ के व्यापारियों के संघ के अध्यक्ष को बोलते हैं सार्थवा, मुख्य व्यापारी यानी कुलिका और मुख्य सचिव प्रथम कायस्थ द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। और विषय यानी जिलों को विथियों में विभाजित किया गया था। अच्छा, आपका विधि क्या था? तो ये आपका था ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ विलेज। क्या कहा जाता था? विधि, कलेक्शन ऑफ विलेज। और सबसे निचली इकाई गांव थी, जिसका प्रशासन बुजुर्गों द्वारा किया जाता था, जिन्हें महतारा कहा जाता था। अच्छा, एक और टर्म होता है, एक तो आपका हो गया विधि। विधि क्या है? ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ विलेज। और एक होता था विष्टि, VISSTI, ये आपका होता था फोर्स्ड लेबर। अगले पॉइंट पे आते हैं। राजा द्वारा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्तोत्तर काल के दौरान भूमि अनुदान के शाही रीट को कहा जाता था शासन पत्र। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मौखरी शासक को मगध का स्वामी कहा जाता है? तो सर्ववर्मन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजाओं और उपाधियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य, ये गलत है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय महाराजा धीराज, ये गलत है।
तो पूछ रहे कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 182। यहाँ पे महाराजा धीराज आपका यहाँ पे आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। ठीक है, ये इंटरचेंज है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 182। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल के भूमि वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वस्ती रहने योग्य भूमि थी, जबकि खिला बंजर भूमि थी। तो गुप्त काल में वस्ती किसे कहते थे, रहने योग्य भूमि को, और खिला कहते थे वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि को। तो पहला आपका सही है। सेकंड क्या है, अपराहाट वन भूमि थी, लैंड फॉरेस्ट था, और जबकि गपाटा सराहा चारागाह भूमि थी। तो ये भी सही है। जो आपका अपराहटा क्या था, फॉरेस्ट लैंड था, और गपाटा सराहा चारागाह भूमि थी। तो सेकंड भी सही है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने छंद सूत्र ग्रंथ लिखा है, तो पिंगल ने, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल में किस देवता को लोकार्क कहा जाता था, तो सूर्य देवता, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सेट 1 से लेकर सेट 5 तक का कंपाइलेशन, तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको करेंट अफेयर का क्विज भी मिल जाएगा, स्टैटिक भी मिलेगा, और जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक का करेंट अफेयर का संकलन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।